हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। बीपीएससी ए 2024 जब से ये वैकेंसी आई है, सभी बच्चे ये सोच रहे हैं सर इस एग्जाम की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं बीपीएससी ए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी इसमें मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और इसका सिलेबस क्या है जिसको आपको टारगेट करना है और इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो बीपीएससी ए 2024 कैसे होगा क्रैक, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को यहां बताई जाएगी और ये कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको @PW यशवंत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी बीपीएससी ए के रिगार्डिंग। सर इसमें आगे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आपको आ गया था। और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की जब बात करेंगे तो देखो दो ब्रांचेस के लिए यहां पर ये वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पहला एज अ सहायक अभियंता असैनिक मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो टोटल 113 पद यहां पर आपके पास है। 113 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहां पर मैकेनिकल वालों के लिए बात करेंगे तो मैकेनिकल वालों के लिए 5 वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। और आप सबको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार में जब भी वैकेंसी आती है स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। और आप देखोगे कि टेलीग्राम और दूसरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप लोग देखोगे कि बहुत सारी चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं, तो आपको उससे भ्रमित नहीं होना है। आपको सिर्फ ये ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन में गिवन है www.bpsc.bih.nic.in इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गए सर नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास। उसके बाद सर सैलरी कितनी मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे आप लगते हो लेवल 9 की 5400 ग्रेड की सैलरी है, ठीक है। 5400 ग्रेड का पे लेवल है, तो देखो लेवल 9 ग्रेड पे आपके पास 5400 है। 7th सीपीसी एंट्री पे हमारे पास 53,100 रुपए, डीएनएस अलावेंस 6,372 रुपए, ट्रैवल अलावेंस आपको 600 से 1500 के आसपास, डिडक्शन फॉर पीएफ एंड पेंशन 1300, मेडिकल अलावेंस आपको 1000 और एचआरए आपको 3,100 से 8,496 रुपए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। मतलब सर इन हैंड सैलरी हमारे पास लगभग 64,000 से 70,000 के आसपास आपके पास इन हैंड सैलरी मिलती है, जो कि किसी भी इंजीनियर के लिए एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। आगे देखेंगे सर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो ये आप नोटिफिकेशन में ही देख सकते हो कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान जो एआईसीटीई अप्रूव संस्थान है उससे सिविल अभियंत्रण या फिर यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो। तो ऐसा स्टूडेंट जो कि डिग्रीधारी है, मतलब बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर अगर मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक कर रखी है, एक ऐसे विश्वविद्यालय से ऐसे कॉलेज से जो एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है, तो वो इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है। उसके अलावा देख सकते हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी वहां के छात्र भी यहां पर अवेलेबल हैं साथ में, जो कि एलिजिबल हैं। अभियंत्रण संस्थान का सदस्य हो तथा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशिक्षा ए और आंक में उत्तीर्ण हुआ हो। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड आपके पास विश्वविद्यालय हैं उनमें से जो भी आप जब भी आपने वहां से बीटेक कर रखी होगी, चाहे सिविल हो मैकेनिकल हो, आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अब आगे बात करेंगे सर एज लिमिट। क्या हमारे पास यहां पर एज लिमिट है, किस एज तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो और कट ऑफ डेट क्या है, यह जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब एज लिमिट में देखोगे, देखो उम्र सीमा आप लिखा हुआ है दिनांक 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष। मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो वहां पर मिनिमम एज हमारे पास 21 वर्ष है और अधिकतम एज जो हमारे पास है वो 37 वर्ष है, 37 ईयर्स। तो 21 से लेकर 37 वर्ष ये जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट आपके पास है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग हुआ या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुआ, ठीक है। यहां पर देखोगे अनारक्षित महिला के लिए तो 40 वर्ष तक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो यहां पर सब 42 वर्ष तक की आपके पास एलिजिबिलिटी है। तो एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 21 साल से लेकर 37 ईयर्स तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब यहां पर इस एग्जाम में एलिजिबल है। और आपकी जो कट ऑफ डेट है, मतलब जहां से आपकी एज को नापा जाएगा, जहां से आपके एज को माना जाएगा सर, वो हमारे पास है 1 अगस्त 2024। दिस इज द कट ऑफ डेट। इस कट ऑफ डेट को आपको ध्यान रखना है जब भी आप एज कैलकुलेट कर रहे हो, इस कट ऑफ डेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो एज लिमिट ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे बिहार गवर्नमेंट के अंदर। तो देखो चयन का आधार क्या है, सहायक अभियंता सिविल या यांत्रिक के पदों पर
नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा आपके पास होगी, जो ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पास होने वाला है एक एग्जाम, उसमें जितने प्राप्त अंक हैं उसकी गणना होगी और साथ ही साथ संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना करी जाएगी। तो मतलब आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस आपका है ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, उस वर्क एक्सपीरियंस को भी यहां पर काउंट किया जाएगा, तो उसके भी मार्क्स यहां पर जुड़ेंगे। सर किस तरह से जुड़ेंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया कि जो रिटन आपके पास एग्जाम होगा, उस रिटन एग्जाम के 75 मार्क मतलब 75 मार्क्स जो हैं वो उस रिटन एग्जाम के आपके कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपका 100 अंक से आपकी फाइनल मेरिट तय होगी, जिसमें से 75 अंक जो है वो रिटन एग्जाम के थ्रू आपको पता चलेगा। अब रिटन एग्जाम में बहुत सारे पेपर हैं, तो उसमें जो 75% मार्क्स आपके वहां से आएंगे और जो बचे हुए 25% मार्क्स हैं वो सर यहां से आएंगे। मतलब संविदा के आधार पर कार्य करने में निमित्त अधिकतम अधिमानता, मतलब देखो हर एक साल, मतलब आपका फॉर एग्जांपल 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहां पर आपको 5 अंक मिलेंगे और मैक्सिमम आपके पास 25 अंक यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हर साल के साथ साथ आपको 5 अंक मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यहां पर चयन का आपके पास है कि सर पहली बात तो एक रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछेगा वो बताऊंगा मैं अभी। टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम कितने होंगे उसको बताया जाएगा, लेकिन उन मार्क्स के जितना उस मार्क्स के लगभग 75% वेटेज जो है वो आपका यहां पर काउंट होगा और 25 आपके पास काउंट होंगे जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है। 1 साल के एक्सपीरियंस के 5 अंक यहां पर जुड़ने वाले हैं। इन दोनों की कंबाइंड मेरिट निकलेगी आउट ऑफ 100 और वहीं से आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन का आधार जो है वो हमने यहां पर देख लिया। आगे देखो सर, एग्जाम पैटर्न, जो लिखित परीक्षा हमारे पास होने वाली है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और जिसको लेके आप काफी चिंतित भी हो, तो उसके बारे में बात करते हैं सर। तो इसमें लगभग आपके पास जितने पेपर हैं, टोटल 6 पेपर आपके पास लिखित परीक्षा में होंगे। 6 पेपर में से 4 पेपर जो है वो सर हमारे पास अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी पेपर हैं, और 2 पेपर आपके पास ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल पेपर हैं। अब एक एक करके ध्यान समझना इसको। सर 2 लैंग्वेज पेपर है हमारे पास, एक सामान्य अंग्रेजी का जनरल इंग्लिश, एक आपके पास सामान्य हिंदी जनरल हिंदी आपके पास यहां पर रहेगी, फिर सामान्य अध्ययन आपके पास, ठीक है। उसके बाद सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, ये आपके पास जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इसको लेके बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है जनरल इंजीनियरिंग की, ठीक है। सभी आपके पास जो एग्जाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। ये 4 पेपर आपके पास अनिवार्य हैं। इन चारों पेपर में आपका जो टाइमिंग है वो 1-1 घंटा आपको मिलेगा, 1 आवर टाइमिंग मिलेगा। और अगर यहां पर देखोगे तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप देखो हर एक पेपर के अंदर 100 मार्क्स का वेटेज है इसका, तो 100 और 100 वेटेज, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज वाले पेपर हमारे पास हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन अगर आप लैंग्वेज वाले पेपर में पास नहीं होते हो या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आते हो, तो आपकी फर्दर जो है वो कॉपी जांच नहीं करी जाएगी, फर्दर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वालिफाइंग है लेकिन क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 मार्क्स लगभग आपको दोनों में इंडिविजुअल लेके आने हैं। उसके बाद से सामान्य अध्ययन हो गया हमारे पास 100 मार्क्स का, और जनरल इंजीनियरिंग जो आपके पास है वो भी आपको 100 मार्क्स की यहां पर देखने को मिलेगी, 1 घंटे का समय इसमें मिलेगा। उसके बाद देखो सर, ऐच्छिक पत्र मतलब आपके पास जो ऑप्शनल पेपर हमारे पास हैं वो सिविल वालों के लिए सिविल बेस्ड है, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल जो सिलेबस है आपका रहता है इंजीनियरिंग का उसके रिलेटेड है। अब देखो सिविल का एक पेपर 1 और एक पेपर 2, 2 पेपर आपके पास होने वाले हैं। दोनों के सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं अभी कि इस पेपर में क्या पूछेगा और इस पेपर में क्या पूछेगा। लेकिन देखो दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव है और यहां पर भी दोनों ही आपके पास 1-1 घंटे के पेपर रहने वाले हैं। उसके बाद टोटल कितना हुआ, 100 और 100। इसका मतलब सर अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको ये 6 पेपर देने हैं, 4 तो आपके पास कंपलसरी और 2 आपके पास ये ऑप्शनल। टोटल 600 मार्क्स का वेटेज यहां से आपके पास आएगा। इन 600 मार्क्स में से इन 600 मार्क्स का 75% जो भी मार्क्स आपके होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, कहां पर, इस वाली चयन प्रक्रिया के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो सर आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल में पेपर 5 और पेपर 6, मैकेनिकल में भी वहां पर 1-1 घंटा आपके पास होगा और यहां पर मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स आपके पास यहां पर रहेंगे। तो मैकेनिकल वालों को भी 6 पेपर देने हैं, सिविल वालों को भी 6 पेपर देने हैं। 6 में से 2 पेपर आपके लैंग्वेज वाले हैं, 1 पेपर सामान्य अध्ययन का है, 1 पेपर सामान्य अभियांत्रिकी का है, मतलब जनरल इंजीनियरिंग का आपके पास पेपर है, और 2 पेपर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एग्जाम फीस कितनी होगी सर, अलग अलग जो कैटेगरी के स्टूडेंट सबके लिए अलग है। बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपए के साथ, यहां पर देखो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए आपके पास एप्लीकेशन फीस रहेगी। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी हमारे पास यहां पर 200 रुपए का फॉर्म भरेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उनके लिए भी सर 200 रुपए, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए यहां पर आपके पास जो एग्जामिनेशन फी है। लेकिन ये फीस बहुत नॉमिनल है आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर बनने वाले हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के लिए रहने वाला है। सर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है या क्या क्या डेट्स हमारे पास हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की देखो डेट शुरुआत 15 जून से हो गई थी और लास्ट डे आपके पास 30 जून है 2024। तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 1 से 2 दिन ही बचा है। लास्ट मोमेंट पे आपको रश बिल्कुल नहीं रखना है। तो डेफिनेटली 30 जून से पहले पहले आप 29 जून ही अपनी लास्ट डेट मानो। लास्ट डे पे जनरली होता यह है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारे बच्चे लास्ट डे पे भरने की कोशिश करते हैं। उस समय सर्वर क्रैश हो सकता है, सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो सकता है पेमेंट अटक जाए। उस वजह से ऐसा नहीं हो कि आप वहां पर फॉर्म ना भर पाओ। तो 30 जून से पहले पहले ही आप लोगों को इस फॉर्म को कंप्लीट भर देना है, ठीक है। तो 30 जून आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, जो कि बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। अब आगे देखो सर, अगर यहां पर ये सारी बातें तो हमने कर ली, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे अभी यहां पर इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि सर बीपीएससी एई के अंदर हम लोग तैयारी करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया लेवल 9 5400 ग्रेड की पोस्ट है। तो आप समझ सकते हो इसका महत्व कितना ज्यादा है, ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे तो देखो सर, अनिवार्य पत्र हमारे पास जो है, मतलब जो आपके कंपलसरी पेपर्स हैं, उसमें प्रथम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। पहले पेपर में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, ये आपका कंप्लीटली जो है वो देखो, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्र इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब ये बहुत ही बेसिक लेवल का आपका पेपर आने वाला है, अगर मैं इंग्लिश, हिंदी और सामान्य अध्ययन की बात करूं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर आएगा। यूपीएससी लेवल का पेपर उस तरह का पेपर नहीं आता है। हाँ, सामान्य जो आपकी नॉलेज है उसी को वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो हर एक ब्रांच के स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो भी इन पेपर को, अगर थोड़ी बहुत आप इसकी तैयारी करते हो तो डेफिनेटली ये 2 पेपर तो क्वालिफाइंग ही है, तो इन दोनों पेपर को आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसके बारे में भी देखो क्या दिया है, संबंधित विषयों और अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। मतलब आपके पास देखोगे इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्न होंगे तथा उनमें ऐसे शोध व अभिनव परिवर्तनों जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण हो सहित अभियंत्रण विज्ञान के विकास पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये सामाजिक अध्ययन भी, ये जनरल आपके पास नॉलेज भी, आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए उस नॉलेज का ही टेस्ट आपके पास यहां पर किया जाएगा सामान्य अध्ययन में। उसके बाद देखो सर, चौथा पेपर, फोर्थ पेपर जिसको लेके आप बहुत चिंतित हो, वो है सर सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, ठीक है। जो आपके पास जनरल इंजीनियरिंग साइंस जो है वो जो पेपर है उसके बारे में यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो सर इसके अंदर क्या क्या आपके पास आ रहा है सर, मेथोडोलॉजी आ रहा है, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान आ रहा है जिसमें ठोस पदार्थों की यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आपको पढ़ना है। ये सभी दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट को पढ़ना है, सिविल वालों को भी और मैकेनिकल वालों को भी, ठीक है। मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन, अर्थव्यवस्था एवं प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि जनरली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, तो वहां के बच्चे तो कंफर्टेबल होंगे, लेकिन मैकेनिकल वालों को भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहां पर पढ़नी पड़ेगी। साथ साथ सर्वेक्षण, ये भी एक सिविल का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैकेनिकल वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। विद्युत कर्मशाला, यांत्रिक कर्मशाला और प्रारंभिक अभियंत्रण, तो ये सब आपका जनरल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस यहां पर डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको यहां पर पढ़ना है। इसके अलावा और डिटेल में देखते हैं सर इस पर्टिकुलर सिलेबस को। तो यहां पर देखोगे तो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान की जब बात करेंगे तो देखो सर, इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान मतलब मैकेनिक्स, ये आपके पास रहने वाला है। मैकेनिक्स जनरली आप लोगों की स्ट्रांग होती भी है, सिविल में भी आपका सिलेबस सब्जेक्ट है नॉर्मल, बाकी जो टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हो, और मैकेनिकल वालों के लिए भी ये मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। तो मैकेनिक्स को डेफिनेटली आप लोग बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो। सेकंड देखो, सर्वेक्षण एवं माप मतलब सर्वे एंड मेजरमेंट। तो सर्वे जो है वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो इससे नोन है, लेकिन मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि सर्वे के अंदर किस किस तरह के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्वे में मेजरमेंट कैसे करते हैं, लाइन मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। ठोस पदार्थों की संरचना, ठीक है, जैसे कि आपके पास बीम, कॉलम, ठीक है, ये अलग अलग हो गया।
फिर क्षय का सिद्धांत हो गया, दबाव का रूपांतरण हो गया, ठीक है, दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, एनर्जी, प्रेशर, बीम, कॉलम, ये सारे टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए यहां पर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा @PW यशवंत पवार, वहां पर यशवंत सर, वहां पर आप देख सकते हो डेफिनेटली इसको, ठीक है। इंजीनियरिंग सामग्री और उनका निर्माण, मतलब आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल होगा और उसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये भी सिविल वाले स्टूडेंट्स तो इनको पढ़ते हैं, जैसे टिम्बर हुआ, पेंट्स हुआ, ठीक है, ईंट, चूना, सीमेंट, ये लोहा, इस्पात, ये सब तो आप जो सिविल वाले स्टूडेंट है वो तो पढ़ते ही हैं। तो आपके लिए तो जनरल इंजीनियरिंग का लगभग 40 to 50% सिलेबस आपका कोर सिलेबस ही है, ठीक है। मैकेनिकल वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखो सर, इंजीनियरिंग मित व्यता और प्रबंध इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग इकोनॉमी और उसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी और मैनेजमेंट जनरली अगर देखते हैं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो सीपीएम पार्ट के पीछे वाला कुछ टॉपिक रहता है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जनरली पढ़ते भी हैं, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट, तो वो सारी बातें यहां पर है, कुछ नया सा नहीं है। उसके अलावा परिवहन फिनोमिना, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ आपके पास हैं, वो सारी बातें भी हमें यहां पर पता होनी चाहिए। उसके बाद सर ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन जो हमारे पास होता है, ये भी आपका रहेगा, जो दोनों में कॉमन है। जनरल साइंस आपने बचपन से पढ़ी है तो वहीं से भी आप क्लियर इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। डीजल साइकिल क्या होती है, यहां पर मैकेनिकल वाले थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एनर्जी कन्वर्जन के अंदर। प्रारंभिक इंजीनियरिंग मतलब एक बेसिक इंजीनियरिंग जिसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें, जैसे कि परिपथ का नियम क्या होता है, सुपरपोजिशन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सारी बेसिक इंजीनियरिंग, जैसे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, जंक्शन डायोड क्या होता है, ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो आपको यहां पर पढ़नी है। दोनों ही स्टूडेंट को यहां पर पढ़नी पड़ेगी। आई थिंक इसमें भी मुझे लगता है कि मैकेनिकल वाले थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। पर्यावरण इंजीनियरिंग मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये डेफिनेटली पूरा सिविल इंजीनियरिंग का ही टॉपिक है, लेकिन प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें। एयर पोल्यूशन आपके पास यहां पर है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहां डेफिनेटली इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो इन 8 टॉपिक्स में से लगभग अगर मैं सिविल की बात करूं तो 4 टॉपिक तो आपके कोर सिलेबस में से ही है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि दोनों ब्रांचेस में कॉमन है, इसलिए आपको सिंपल क्वेश्चंस यहां पूछे जाएंगे। आपको जो डिफिकल्ट या थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकल पेपर के अंदर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। कवर कैसे करना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन कंप्लीट सिलेबस जरूर आपको पता होना चाहिए। ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम पे, वहां जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और वहां पर देख सकते हो एक एक टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। आगे देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शनल पेपर हैं, जैसे सिविल वालों को पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 देना पड़ेगा। तो पेपर नंबर 5 में क्या पूछेगा वो देखो, तो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस हमारे पास पेपर नंबर 5, इसमें आपको डियर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में, जिसमें सर आरसीसी हमारे पास यहां पर है, ठीक है, आरसीसी है सर, स्टील की संरचना हमारे पास यहां पर है, तो स्टील भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ मृदा यांत्रिकी एवं नींव इंजीनियरिंग मतलब सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आपको यहां से पूछी जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में पेपर नंबर 5 का सिलेबस है। किसका है सर, ये पेपर नंबर 5 का सिलेबस है। 2 पेपर आपको देने, उसमें से एक पेपर का सिलेबस ये रहा। सेकंड देखो, जो 6th पेपर हमारे पास होगा, ये 6th पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें जनरली आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के सारे पार्ट आएंगे, जैसे देखो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स, इसमें ओपन चैनल, आपके पास ओपन चैनल फ्लो हो गया। इसके अलावा सर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है, वेस्ट वाटर पढ़ते हो, साथ साथ आपके वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हो, वो सारे आपके पास यहां पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास आने वाले हैं। डिटेल में भी आपको बता रखा है एक एक का सिलेबस क्या है। जो हाइड्रोलॉजी का क्या सिलेबस है, रन ऑफ, आपके पास हाइड्रोग्राफ वगैरह ये सारी बातें आपको यहां पूछी जाएंगी। उसके साथ साथ आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में भी बातचीत पूछी जाएगी। तो अगर आप सिलेबस को कंपेयर करोगे तो इतना भी कोई वास्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपने एसएससी की तैयारी में भी पढ़े हैं, बस इसमें पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा, उसके लिए आपको डेफिनेटली तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है सर। अब मैकेनिकल वालों के लिए आ जाते हैं सर। मैकेनिकल वालों में जो पेपर नंबर 5 मैकेनिकल का होगा, उसमें देख लो सर, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपके पास है, और थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन भी हमारे पास यहां पर रहेगी। आईसी इंजन भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ये देखो स्टीम बॉयलर वगैरह, जो पावर प्लांट वगैरह के टॉपिक्स हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे सर यहां पर, ठीक है। हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक भी आपको मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। यहां द्रव्यों के गुण और वर्गीकरण, ठीक है, मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टीज और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाएगा 5वें पेपर के अंदर, ठीक है।
छठा पेपर जो आपका होगा, सिक्स्थ पेपर जो मैकेनिकल वालों का होगा, उसके अंदर देखो आपको क्या पूछा जाएगा सर, यांत्रिकी के सिद्धांत, ठीक है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स आपको यहां पर पूछा जाएगा। मशीन रूपांकन, आपको जो है मशीन डिजाइन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपका सोम का सिलेबस है, दिस इज कंप्लीट सोम सिलेबस, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सिलेबस है वो पूरा आपको यहां पर पूछा गया है। इंजीनियरिंग सामग्री, ठीक है, मटेरियल साइंस आपको यहां पर पूछा जाएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, और उसके साथ साथ औद्योगिक इंजीनियरिंग मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। तो मैकेनिकल के अंदर ये कंप्लीट आपके पास सिलेबस है जिसको आपको पेपर नंबर 6 के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट सिलेबस क्या है, जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस भी, सिविल इंजीनियरिंग के दोनों पेपर्स का सिलेबस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोनों पेपर का सिलेबस भी यहां पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ आप डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कहां पर एक्सेस करनी है सर पीडीएफ? ये पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो यशवंत सर पीडब्ल्यू, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हो और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक देख के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखो बीपीएससी एई के अंदर क्योंकि आपके पास यहां पर एक रिटन एग्जाम होने वाला है, एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा सर, और उसके बाद एक आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब एक्सपीरियंस तो सबका अपना अपना है, ठीक है, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का है, तो उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वो जो 75% ऑफ द मार्क्स हैं वो अभी भी आपके हाथ में है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप देखो कि 75% मार्क्स अभी भी आपके हाथ में है जो आप अपने पेपर से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर जनरल इंग्लिश की, तो सर जनरल इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश हो गया आपके पास और जनरल हिंदी हो गया, जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं सर ये तो हमारे पास क्वालिफाइंग है, ठीक है। दीज आर योर क्वालिफाइंग पेपर्स ओनली। तो क्वालिफाइंग पेपर्स में तो आपको बस मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, और अगर ये आप इसमें जरूर ध्यान रखना कि क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सर हमारे पास जनरल नॉलेज की आपको सेपरेट तैयारी करवाई भी जाएगी इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर भी, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो जनरल नॉलेज भी, लेकिन बहुत ही बेसिक चीजें यहां पर आपके पास है। इसके बाद सर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए पड़ेगा वो पड़ेगा सर जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास सिविल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स को यहां पर पढ़ना है, सिविल और मैकेनिकल दोनों के स्टूडेंट्स को। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है सर, जनरल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं उसके आपको स्टैंडर्ड, मतलब बहुत डीप में नहीं, एक स्टैंडर्ड नोट्स आपके पास होने चाहिए, और स्टैंडर्ड नोट्स से ही आपको बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि मान लो जैसे जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही भयंकर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, बहुत डिटेल नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहला आपके पास डेडिकेटेड डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो अभी एग्जाम डेट का भी आइडिया नहीं है आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम डेट भी बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 महीना डेफिनेटली है। तो 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास डेफिनेटली है। डिटेल नोट्स हर एक सब्जेक्ट्स के आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास सर शॉर्ट नोट्स भी, आपको जैसे ही डिटेल नोट्स बना लेते हो शॉर्ट नोट्स भी आपको साथ साथ इसके बना के चलने हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आप टेस्ट सीरीज के द्वारा यहां पर कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज के द्वारा करनी, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं इन 3 महीनों में। लेकिन एक जरूर ध्यान रखना कि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी जो आपका जो कंपलसरी पेपर, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंजीनियरिंग का पेपर हो गया, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल पेपर है वहां पर आपका रियल कंपटीशन होने वाला है, तो रियल कंपटीशन वहां पर आपको अच्छा खासा डिटेल में जरूर पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सबसे पहला काम आपका डिटेल नोट्स आपके पास हर एक टॉपिक के एकदम बढ़िया होने चाहिए। और डिटेल नोट्स बनाते वक्त ये भी जरूर ध्यान रखना कि सर आपका हर एक पॉइंट कवर हो रहा है नहीं हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ये आप एक्सेस कर सकते हो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है कि हर एक टॉपिक हमारा यहां पर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है सर, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे सर इंजीनियर्स वाला हमारी कैसे मदद करेगा, इसके अंदर डेफिनेटली जब भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है इंजीनियर्स वाला हमेशा आप लोगों के साथ रहता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो कल 28 जून रात 8 बजे, ठीक है, एक इवेंट होने वाला है इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, लॉन्चिंग बीपीएससी एई 2024 बैच, ठीक है। तो इस बैच में आपको सभी चीजें, जो डिटेल नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं,
हर तरह की जो गाइडेंस है इस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको डेफिनेटली यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। 2 से 2.5 महीने का आप टारगेट मान के चलो, इतना समय मान के चलो, और इतने समय में बीपीएससी एई के कंप्लीट सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अपनी एक सीट इंश्योर कर सकते हो। सिविल वाले बच्चों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। 113 सीट है असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की, तो अपनी जी जान लगा दो और इस वैकेंसी में डेफिनेटली एक सीट अपनी इंश्योर करो। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।